हेलो एवरीवन। सो ये अपन ने शायद स्टार्ट कर दिया था इंडिया रिलेशनशिप विद यूएस। थोड़ा सा बता सकते हो आप लोग इंडिया के साथ यूएस का क्या रिलेशनशिप था? थोड़ा सा रिकॉल करो, थोड़ा सा बताओ मुझे क्या था, बताओ। कोई है या नहीं यहाँ पे? आर यू एबल टू लिसन मी? यस मैम। तो बोलो, थोड़ा सा गलत बोलो पर बोलो तो सही। ये अपन ने कभी कल परसों फ्राइडे को ये पढ़ा था कि यूएस के साथ रिलेशनशिप कैसी थी इंडिया की इनिशियली। बता सकते हो? फिर ऐसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं कि मैं पढ़ाते जा रही हूँ, आप लोग रिप्लाई ना कर रहे हो। देखिए, कोल्ड वॉर ईयर्स में इंडिया अपोजिट साइड था यूएस के। क्यों था अपोजिट साइड? क्यों था? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू कैंप्स इमर्ज हुए थे, ईस्टर्न अलायंस एंड वेस्टर्न अलायंस। हालांकि इंडिया ने क्या किया था, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अडॉप्ट की थी कि वो किसी के साथ भी एली नहीं हुआ था, अलाइड अलायंस नहीं था उसका किसी के भी साथ। ये मैंने शायद तुम्हें बताया था, लेकिन अब देखो, याद रखो, थोड़ा सा बोला करो। लेकिन हमारा जो इंक्लिनेशन था वो यूएसएसआर के साथ था, थोड़ा सा यूएसएसआर। तो इसीलिए ना चाहते हुए भी हम यूएस के एनिमी थे। क्यों थे? क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन यूएसएसआर के साथ था, और यूएस को ये कहाँ डाइजेस्ट होता। अब क्या हुआ था 1991 में? क्या हुआ था 1991 में? कुछ हुआ था? मैम डिसइंटीग्रेशन। हाँ, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, सोवियत यूनियन जो थी वो कोलैप्स हो गई। अब इंडिया क्या हो गया? फ्रेंडलेस। जो इतना हॉस्टाइल, इतना अग्रेसिव जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट था, उसमें इंडिया क्या हो गया? फ्रेंडलेस हो गया। यूएसएसआर तो खत्म हो गया, कोलैप्स हो गया, डिक्लाइन हो गया। अब क्या था? अब वो क्या पड़ गया? इंडिया अकेला, है ना, फ्रेंडलेस हो गया। अब कोई फ्रेंड ही नहीं बचा। तो उसी वक्त इंडिया ने डिसाइड किया कि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को ओपन करने का, ओपन इकोनॉमिक पॉलिसी को जो थी उसको लिबरलाइज करने का, उसको ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ने का, ओपन ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ने का उसने डिसाइड किया। पहले प्राइवेटाइजेशन में विश्वास नहीं था, सब स्टेट के कंट्रोल में था। पर इंडिया में क्या था, सॉरी यूएस में क्या था? कैपिटलिज्म था। वहाँ पे जो प्राइवेटाइजेशन था वो हर इंडस्ट्रीज प्राइवेटाइज हो गई, सब इंडस्ट्रीज प्राइवेटाइजेशन हो गया, है ना। तो इंडिया ने ये इकोनॉमी, जो ओपन इकोनॉमी अडॉप्ट की थी, उसने ग्लोबल इकोनॉमी के साथ अपने आप को इंटीग्रेट कर लिया, जोड़ दिया। ओपन ग्लोबल इकोनॉमी से अपने आप को जोड़ लिया, लिबरलाइज कर दिया, ग्लोबलाइज कर दिया। पहले इतना नहीं था। अब जब ऐसा कर दिया तो this policy and India's impressive economic growth rates in recent years have made the country an attractive economic partner for a number of countries including the US. अब ये पॉलिसी हमने जब इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी में अपने आप को इंटीग्रेट कर लिया, तो इंडिया की जो इम्प्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी रिसेंट ईयर्स में, उसने क्या किया? इकोनॉमिक पार्टनर्स को अट्रैक्ट किया, और यूएस के साथ साथ बहुत सारे कंट्रीज हमसे जुड़ते चले गए, इंडिया से जुड़ते चले गए ओपन इकोनॉमी की वजह से। ये तो आपको पता है कि इंडिया पॉपुलेशन में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। तो यहाँ पे सबको इनडायरेक्टली फ़ायदा होता है अपनी इकोनॉमी में। भाई कहाँ कंज्यूम प्रोडक्ट है, कहाँ कंज्यूम करें। इंडिया में कंज्यूम करने की बहुत अच्छी स्पेस मिल गई, जहाँ पे वो अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करते, और उससे बेनिफिट, इकोनॉमिक जो बेनिफिट मिलता वो किसको मिलता? कंट्रीज को मिलता। जब इंडिया बिल्कुल लिबरलाइज हो गया, ग्लोबलाइज हो गया, उसने ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेट कर लिया खुद को,
तो नंबर ऑफ कंट्रीज के साथ उसके अट्रैक्टिव इकोनॉमिक पार्टनर्स बन गए, इंक्लूडिंग यूएस। क्लियर हो गया यहाँ तक टॉपिक? आगे बढ़े? Yes, ma'am. क्लियर तो बोला करो, है या नहीं है, फिर यहीं पे अटक जाते हो, फिर नेक्स्ट इज सब ब्लैंक। Okay, it is important that we do not lose sight of the fact that two new factors have emerged in Indo-US. अब two new factors बिल्कुल जो इमर्ज हुए थे इंडो यूएस रिलेशंस में रिसेंट ईयर्स में, वो फैक्टर्स जो थे वो थे, एक तो था टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन और दूसरा था रोल ऑफ द इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा। ये टू फैक्टर्स थे, वन इज एंड सेकंड इज ये, ठीक है, टू फैक्टर्स थे। टेक्नोलॉजिकली डायमेंशन में अगर देखा जाए तो इंडिया में क्या था, इंडिया यहाँ पे पॉपुलेशन जाती थी, स्किल जाती थी, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर का काम था वो इंडिया से होता था। वहाँ पे इतने स्किलफुल लोग भी नहीं थे, है ना, टेक्नोलॉजी का मतलब टेक्नोलॉजी के तो हाईली वहाँ पे थे, लेकिन करता कौन था, काम करने के लिए भी तो चाहिए ना लोग, तो यहाँ इंडिया से सॉफ्टवेयर वो एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। और दूसरा अमेरिकन डायस्पोरा, प्रवासी, मतलब बहुत सारे इंडिया में, कनाडा जैसे कनाडा में बहुत सारे, कनाडा को तो पंजाब, मिनी पंजाब कहा जाता है, यहाँ से जो प्रवासी इंडियन जो थे वो ओरिजिनेट यहाँ के थे, सेटल कहाँ हो गए, अमेरिका में, है ना। तो यूएस ये चीज़ मतलब अवॉइड नहीं कर सकता था कि ये टू फैक्टर्स थे इनके रिलेशनशिप को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए। एक तो टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन था, दूसरा था कि अमेरिकन जो डायस्पोरा था वो ओरिजिनली इंडिया के जो हैबिटेंट थे वो वहाँ जाके सेटल हो गए और वहाँ की इकोनॉमी में कहीं ना कहीं किसी जगह कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो ये रिलेशनशिप के टू फैक्टर्स इंपॉर्टेंट थे। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया क्या? Yes, ma'am. अभी भी समझ में आया नहीं आया? आ गया मैम। ये जो टू फैक्टर्स थे वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड थे, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन और अमेरिकन डायस्पोरा, ये एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड थे। अब इन फैक्ट्स के जरिए अपन इसको कंसीडर कर सकते हैं कि कैसे कनेक्टेड थे। तो द यूएस एब्जॉर्ब अबाउट 65% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट इन द सॉफ्टवेयर सेक्टर। मैंने बताया आपको, यूएस जो एब्जॉर्ब करता था वो 60% इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का सॉफ्टवेयर सेक्टर से एक्सपोर्ट करता था, वो भी 65%, ठीक है। तो अपने आप रिलेशन तो डेवलप होने ही थे। सेकेंड था 35% ऑफ द टेक्निकल स्टाफ ऑफ बोइंग इज एस्टिमेटेड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन। जो 35% जो टेक्निकल स्टाफ जो बोइंग एयरक्राफ्ट वगैरह इसमें वो एस्टिमेटेड होते थे 35% इंडियन ओरिजिन के ही होते थे। वहाँ पे होते हैं, नहीं होते थे, नहीं होते हैं, अभी भी हैं। तो 35% टेक्निकल स्टाफ बोइंग का वो इंडियन ओरिजिन का, और 300,000 इंडियंस वर्क्स इन सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन जो वैली है वहाँ पे 300,000 इंडियन वर्क कर रहे हैं, तो उनको भी डिस्प्लेस नहीं कर सकते, तो रिलेशन तो अपने आप डेवलप होना था। 15% ऑफ ऑल हाईटेक स्टार्टअप आर इंडियन अमेरिकन। जितने भी स्टार्टअप्स हैं आप देखोगे अमेरिकन पार्लियामेंट में इंडियंस भी हैं, ठीक है। और कहीं भी किसी भी फील्ड में देखो इंडियंस है हायर पोस्ट पे, किसी भी चाहे कंपनी में देख लो, सीईओ है, कहीं भी है, कल्पना चावला हमारे यहाँ थी, सुनीता विलियम्स ओरिजिनेट यहीं की थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी। ये इसमें भी 15% ऐसे लोग थे जिसमें अमेरिका उनको डिनाई नहीं कर सकता। तो ये भी एक रीज़न है यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप के, ये रीज़न भी है, ये फैक्ट्स भी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े? अब मैं आपसे पूछ के ही करूंगी आगे, चले आगे। Like all Yes, other ma'am. countries, India too has to decide exactly what type of relationship it wants with the US. अदर कंट्रीज की तरह इंडिया भी डिसाइड, मतलब एग्जैक्टली उसको भी ये चाहिए था कि वो यूएस के साथ कैसे रिलेशनशिप चाहता है, ये एग्जैक्टली उसको डिसाइड करना था। इन दिस फेज ऑफ ग्लोबल हेजमनी, इस ग्लोबल हेजमनी के फेज में जहाँ पे पूरा ग्लोबली किसका हेजमन है, यूएस का, इस ऐसे टाइम में
किस तरह के रिलेशनशिप उसको यूएस के साथ बिल्डअप करना है, किस तरह के मेंटेन करने हैं, ये भी एक समझने की बात थी। तो चॉइसेस आर नॉट एग्जैक्टली इजी, जो चॉइसेस थी वो इतना आसान नहीं थी इंडिया के लिए। द डिबेट सीम्स टू बी अराउंड 3 पॉसिबल स्ट्रैटेजी। इसके लिए 3 पॉसिबल जो एनालिस्ट थे उन्होंने भाई सबने अपना ओपिनियन परसेप्शन रखा कि इंडिया को यूएस के साथ कैसे रिलेशंस रखने। इसमें बेसिकली 3 स्ट्रैटेजीज को डिस्कस किया हुआ है, 3 पॉसिबल स्ट्रैटेजीज को डिस्कस किया हुआ है। अब 3 स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी थी वो देख लेते हैं कि इंडिया, फिर मैं बता रही हूँ इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप को एग्जैक्टली किस तरह से होना चाहिए, क्या होना चाहिए ग्लोबल हेजिमनी के दौर में, इन्वायरमेंट में। तो चॉइसेस इतनी इजी नहीं थी, लेकिन हमारे जो डिबेट हुआ और जो एनालिस्ट थे उन्होंने एनालाइज करके जो स्ट्रैटेजी बिल्डअप की, स्ट्रैटेजी बनाई, उसको डिस्कस करें। बेसिकली 3 पॉसिबल स्ट्रैटेजी है। Those Indian analysts who see international politics largely in terms of military power are fearful of the growing closeness between India and the US. कुछ एनालिस्ट थे अपने परसेप्शन पे से उन्होंने देखा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो मिलिट्री पावर थी यूएस की, उसको जब वो ग्रो कर रही थी तो उससे डरे हुए थे कि इंडिया और यूएस करीब आ रहे हैं मिलिट्री पावर में। मतलब यूएस का तो हेजिमोन है ही, अगर उससे क्लोज बढ़ेंगे तो कल को कुछ थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो वो तो तुरंत 1 मिनट में सफाया कर देगा। तो ये डर था कि क्लोजनेस से जो मिलिट्री पावर, उसके मिलिट्री पावर से डर रहे थे कि यूएस के इतना क्लोज जा रहे हैं तो उसकी मिलिट्री पावर को तो देखो कितना ज़्यादा है। तो they would prefer that Indian maintain its aloofness from the Washington and focuses upon increasing। वो कह रहे थे कि इससे तो अच्छा है कि इंडिया जो है मतलब प्रेफरेंस उसको दे अलोफनेस, मतलब वॉशिंगटन का मतलब है यूएस से थोड़ा सा अलूफ रहे, अलग रहे, उसकी हेजिमनी को के पीछे दौड़ने से अच्छा है कि वो नेशनल पार्क को, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क को इंक्रीज करे। मतलब यूएस हेजिमन है, मिलिट्री पावर देख ही रखी अपन ने कैसे मिलिट्री पावर, हार्ड पावर में कैसे उसने अपना हेजिमोन एस्टेब्लिश किया है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो लोग डरे हुए थे कि उसको थोड़ा सा अपने आप को अलग करके रखना है, उसको कहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है, अपनी नेशनल पावर को इंक्रीज करने में बजाय उसके साथ देने में। ठीक है, तो एक एनालिस्ट ने तो ये बोला। दूसरा, other analysts see the growing convergence of interest between the US and India as a historic opportunity for India। अब पहले एनालिस्ट ने पहली स्ट्रेटेजी में तो ये था कि भाई अपनी नेशनल पावर को ही इंक्रीज करो, उससे थोड़ा सा अपने आप को अलूफ रखो, ये बहुत पॉजिटिव है। दूसरे एनालिस्ट ने देखा कि जो ग्रोइंग कन्वर्जेंस है, इंटरेस्ट है यूएस और इंडिया के बीच में, वो एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है, इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि ऐसी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करे। उन्होंने ऐसी स्ट्रैटेजी को एडवोकेट किया जिसमें कि इंडिया एडवांटेज ले उसकी हेजिमनी का, भाई यूएस का जो डोमिनेंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसकी जो उसका फायदा इनडायरेक्टली डिप्लोमेटिकली उससे एडवांटेज ले। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये बिल्कुल डिफर है इस स्ट्रैटेजी से, बिल्कुल डिफर है ये स्ट्रैटेजी। उन्होंने कहा कि इंडिया डेवलप करे धीरे धीरे और बल्कि उसकी हेजिमनी से डरे ना, उसकी हेजिमनी से फायदा उठाए, एडवांटेज ले। ठीक है, एंड द म्यूचुअल कन्वर्जेंस ऑफ एस्टेब्लिश द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर इटसेल्फ, और खुद के लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस ढूंढे कि यूएस हेजिमनी से हम किस तरीके से हम अपना मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एडवांटेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह से फायदा ले सकते हैं। अपोजिंग द यूएस दे आर्ग्यू इज ए फ्यूटाइल, वो कह रहे हैं कि यूएस हेजिमनी को अपोज करना बिल्कुल बेकार है, उसको अपोज मत करो, उससे क्या क्या फायदा ले सकते हैं वो सोचो। तो सेकेंड स्ट्रैटेजी ये थी। अगर हम अपोज करते हैं यूएस को, मान लो उसकी हेजिमनी को, या उसकी हेजिमनी को हम कोशिश करते हैं, जैसे हेजिमनी का अगर हम देखें तो 19th सेंचुरी में ब्रिटेन की हेजिमनी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड थी। ठीक है, अब 20th सेंचुरी में अमेरिका की है, तो ना तो ब्रिटेन, ऐसा नहीं था कि सूर्यास्त ब्रिटेन का नहीं हुआ, ब्रिटेन की हेजिमनी डिक्लाइन नहीं हुई, कोलैप्स नहीं हुई, हो गई ना, ब्रिटेन आज क्या है, कुछ नहीं। इसी तरह 20th सेंचुरी में ये माना गया कि अब इसके 21st सेंचुरी में ये कह रहे हैं एशियन कंट्रीज में हो सकता है, मतलब नॉट कंफर्म,
मे बी पॉसिबल कि इंडिया चाइना को आप देख रहे हो ग्रोइंग किस तरीके से ग्रो कर रहा है हर फील्ड में, तो हो सकता है ये अमेरिकन की जो अमेरिका हेजिमनी है वो भी डिक्लाइन हो जाए, ठीक है। पर तब तक नहीं हो रही है, तब तक आप उसको अपोज मत करो। इससे क्या होगा, लॉन्ग रन में जो इंडिया इस स्ट्रैटेजी से अगर हम ज़बरदस्ती उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको अपोज करने की कोशिश करते हैं, तो लॉन्ग रन में इंडिया पे इफेक्ट वो ठीक नहीं होगा। ये सेकंड स्ट्रैटेजी थी। अब थर्ड स्ट्रैटेजी जो एनालिस्ट ने एनालाइज की वो थी, third group of analysts would advocate that India should take the lead in establishing a coalition of countries from the developing world. थर्ड ग्रुप जो एनालिस्ट ने एनालाइज किया वो इन्होंने एडवोकेट किया कि इंडिया को अपना मतलब डेवलपिंग वर्ल्ड में अपना कोलिशन बनाना चाहिए, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके साथ एक मिक्स करके उनसे बातचीत करके अपना कोलिशन बनाना चाहिए। ओवर टाइम दिस कोलिशन वुड बिकम मोर फार। हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में जो कोलिशन बनाए डेवलपिंग कंट्रीज आपस में मिलके, एशियन जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना वो आपस में मिलके कोलिशन बनाए, ओवर द टाइम कोलिशन वुड बिकम मोर पावरफुल एंड मे सक्सीड इन बीइंग द हेजमन अवे फ्रॉम इट्स डोमिनेटिंग वेज। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज सारे एक हो जाएं तो आने वाले टाइम में हम हमारा हेजमोन भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। हेजमोन नहीं तो कम से कम डोमिनेटिंग वेज में तो कुछ रिफॉर्म ला सकते हैं कि डोमिनेट ना हो। सो इंडिया यूएस रिलेशंस आर परहैप्स टू कॉम्प्लेक्स टू बी मैनेज बाय ए सिंगल स्ट्रैटेजी। तो इंडिया यूएस रिलेशनशिप परहैप्स इतने भी नहीं है कि सिंगल स्ट्रैटेजी से मेंटेन्ड हो जाए, कि हमने किसी भी सिंगल स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर लिया और हमारे रिलेशनशिप बहुत बढ़िया हो जाए, बहुत बेटर हो जाए। इंडिया नीड्स टू डेवलप एन अप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजी टू डील विद द यूएसए। इंडिया को क्या जरूरत है ये डेवलप करने की कि कोई मिक्स ऐसी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजी जो यूएस के साथ वो डील करे जिसमें इंडिया का भी फायदा हो और यूएस को भी हम अपोज ना कर पाए। तो किसी भी तरीके से इंडिया का अगर फायदा, इंडिया को अपने रिलेशंस बहुत बेटर करने, तो कोई फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजी ऐसी लाए जिससे कि इसमें यूएस को भी नुकसान नहीं हो और हमें भी डिप्लोमेटिकली उससे फायदा हो। तो ये रिलेशनशिप है। क्लियर हो गया ये चैप्टर? Yes, ma'am. टॉपिक, सॉरी नॉट चैप्टर। अब नेक्स्ट जो मेरे ख्याल से टाइम हो गया, नेक्स्ट है हाउ कैन हेजिमनी बी ओवरकम। अब ठीक है, हेजिमनी को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। ब्रिटेन की हेजिमनी कैसे ओवरकम हुई ना 19th सेंचुरी में, उसका बड़ा बोलबाला था। अब 20th सेंचुरी में इसकी है और आगे अभी तक तो है ही। तो इसको लॉन्ग रन में ये मतलब इस हेजिमनी का कोई लास्ट है या नहीं, इसको कैसे डील करें। ओवरकम का मतलब डील करने, कैसे सक्सीड करें, है ना, कि ये हेजिमनी ना रहे। कल इस टॉपिक को मैं लूंगी। अभी तक इस टॉपिक में से किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। यूएस रिलेशनशिप में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? इन ब्रीफ मैं बता देती हूँ कि कोल्ड वॉर ईयर्स में थोड़ा इंक्लाइन यूएसएसआर की तरफ था, तो जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो अपने आप ही यूएस हमारा दुश्मन हो गया था। जब यूएस का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो इंडिया बिल्कुल फ्रेंडलेस हो गया था। फिर उसने क्या किया, उसने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, ग्लोबलाइज किया, उसने ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेट किया। तो इस इम्प्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से लोग मतलब अदर कंट्रीज तो जुड़े ही जुड़े, यूएस भी जुड़ गया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स थे जो हमारे मतलब कि जो न्यू फैक्टर्स थे जो इंडो यूएस रिलेशनशिप में इमर्ज हुए थे, वो 2 फैक्टर्स थे। एक तो पहला था टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, सेकेंड था अमेरिकन डायस्पोरा, ठीक है, ये फैक्टर्स थे। अब इसको इन फैक्ट्स के थ्रू हम जान सकते हैं कि कैसे, ये आप पढ़ ही चुके हो, ठीक है। अब 3 पॉसिबल स्ट्रैटेजी थी कि यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए। तो 3 अलग अलग एनालिस्ट ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी। पहली स्ट्रैटेजी में ये था कि उन्होंने मिलिट्री पावर से डरे हुए थे, उन्होंने कहा कि जो क्लोजनेस है हो सकता है हमारे लिए आगे खतरा हो जाए, तो हमें खुद के चीज़ों पे फोकस करना चाहिए।
नेशनल पावर पे बजाय यूएस के। और सेकंड एनालिस्ट ने ये कहा कि भाई ऐसी अपॉर्चुनिटी इंडिया अवेल करे कि उसके जो हेजिमोन से उसको अपोज करने की बजाय उससे बेनिफिट्स ले, उससे एडवांटेज ले, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज ना करे। थर्ड स्ट्रेटजी ये थी कि या तो फिर ये कि डेवलपिंग कंट्रीज आपस में मिलके कोई कोलिशन बनाए, कोलिशन बनाने के बाद हो सकता है कि हम उसकी हेजिमनी को सक्सीड कर पाएँ, सक्सीड नहीं भी करें तो डील कर पाएँ। तो ये 3 स्ट्रेटजीज थी इंडिया यूएस रिलेशनशिप में। अब नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस टुमारो। एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स? No, ma'am. क्लियर ना? So take care, all the best. Thank you, ma'am.